कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर हम लोगों को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता। इंडेक्सेशन हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में निकालते हैं, है ना। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जब हम इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के बाद भी नहीं कर पाएंगे। अब ये कौन सी सिचुएशन है? बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को ट्रांसफर किया जाता है। सेक्शन 48 हमारा क्या बताता है कि कैसे कैपिटल गेन निकाला जाए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या नॉर्मल कैपिटल गेन कैसे निकाला जाए। फिर एक हमने प्रोविजन पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना है। एक ये प्रोविजन है जो कह रहा है कि बॉन्ड्स और डिवेंचर के केस में हमारे को इंडेक्सेशन अलाउ नहीं है, बट कुछ ऐसे भी बॉन्ड हैं जहां पर इंडेक्सेशन अलाउड है। तो फॉलोइंग टू केसेस इंडेक्सेशन विल बी एप्लीकेबल। कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में इशू करा और बोला इशू करते हुए, इसका नाम ही क्या है? कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड के आप इसको इंडेक्सेशन कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन, तो निकाल लीजिए। इसके अलावा आरबीआई का है एक। तो ये दो हैं जो आप कह सकते हैं कि इन दोनों सिचुएशन में आपको इंडेक्सेशन अलाउ हो जाएगा। किस केस में? बॉन्ड्स और डिवेंचर। अदरवाइज बॉन्ड्स और डिवेंचर में इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होगा। एक और है, फर्स्ट प्रोविजो है 48। हमने कैपिटल गेन निकालने के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए सेकंड प्रोविजो था वो। फर्स्ट प्रोविजो है नॉन रेजिडेंट। अगर मान लिया आप इंडिया के बाहर रहते हैं और आप लोगों ने फॉरेन करेंसी में पैसा भेजकर इंडिया में कोई शेयर या डिवेंचर खरीदे, अब उसे 5-10 साल बाद आपने बेचा, तो अब बेचने के बाद उसे फॉरेन करेंसी में आप कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो आप देखेंगे फॉरेन करेंसी जो होती है वो अपने आप में ही इन्फ्लेशन को बीट करते हुए चलती है। कुछ साल पहले अगर एक डॉलर 48-49 का था तो आज 80-82 का, तो डबल अमाउंट हो गई। तो वो ऑलरेडी इंडेक्सेशन का बेनिफिट वहां पर आ रहा है, तो अलग से ना मिले इसलिए बोल रखा है कि अगर कोई भी शेयर या डिवेंचर इंडियन कंपनी में नॉन रेजिडेंट खरीदता है या बेचता है तो ऐसी सिचुएशन में आपको कैपिटल गेन निकालते हुए इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 50B स्लम सेल का केस। स्लम सेल के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेलिंग प्राइस माइनस नेटवर्थ। वहां इंडेक्सेशन थोड़ी ना करा था हमने, तो इंडेक्सेशन वहां पर भी अलाउ नहीं होता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स पर है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर है अंडर सेक्शन 112A। ये अभी इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसी क्लास में पढ़ेंगे कि 112A में कैसे कैपिटल गेन निकाला जाता है। वहां पर भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ये केसेस हैं जहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्सेशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स होता क्या है? जब इशू करती है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी और स्केड्यूल बैंक ने इशू करा, इसमें बीच में कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता कभी भी, केवल मैच्योरिटी पे पैसा मिलता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में कह सकती है कि ये जीरो कूपन बॉन्ड है, तो इसको कैसे टैक्सेशन करें? तो जब मैच्योरिटी आएगी या रिडेम्पशन होगा जीरो कूपन बॉन्ड का तो उसे ट्रांसफर माना जाएगा। सेक्शन 247 में जब हम ट्रांसफर का मीनिंग पढ़ रहे थे वहां पर हमने ये बात पढ़ी थी। जीरो कूपन बॉन्ड जब मैच्योर होते हैं तो उसे ट्रांसफर माना जाता है। तो पेमेंट जो भी मिलेगी आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, उसको हम क्या मानेंगे? फुल वैल्यू कंसिडरेशन मान लेंगे। प्रॉफिट अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड विल बी चार्जेबल अंडर दैट कैपिटल गेन फर्दर। अगर ये नोट मोर देन 12 मंथ्स है तो इसे शॉर्ट टर्म मानेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और अगर 12 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, लेकिन इंडेक्सेशन नहीं मिलता है बॉन्ड्स पर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विदाउट इंडेक्सेशन
इंडेक्सेशन बोन्स और डिवेंचर पर नहीं है ना, तो उन पर एक बेनिफिट दिया गया कि हम इंडेक्सेशन आपको नहीं दे रहे ना, आपको टैक्स रेट केवल 10% पड़ेगा लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स क्या लगेगा, 10% विदाउट इंडेक्सेशन। अगर आपने अलग अलग समय पर लैंड बिल्डिंग खरीदा था और अलग अलग अमाउंट में बेचा है, या बेचा एक साथ है अलग अलग खरीदा था, उस दोनों की अलग अलग कॉस्ट भी आपको पता है, तो दोनों का कैपिटल गेन अलग अलग निकालें। एक साथ खरीदा अलग अलग नहीं पता, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, तो एक साथ निकालते हैं हम। अलग अलग खरीदा अलग अलग डेट पर अलग अलग ईयर में, तो इंडेक्सेशन भी अलग अलग बेस ईयर के हिसाब से होगा। तो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी कंप्यूटेड सेपरेटली। अगर असेसी ने लैंड और बिल्डिंग खरीदा है अलग अलग टाइम पर और उसकी कॉस्ट वगैरह सब अलग अलग कैलकुलेट करी है सेपरेटली, उसने सारा हिसाब पता लगा रखा है, तो हम सेपरेटली उस पर कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल नंबर 26 हम इसे कैलकुलेट करते हैं। मिस्टर एक्स ने परचेज किया था लैंड दिल्ली में 7 लाख में 8-9 में, उसने 5 लाख का कंस्ट्रक्शन किया 17-18 में, बेच दिया 35 लाख में, जिसमें 25 लाख रुपीस और 10 लाख रुपीस का ब्रेकअप है। अब ये ब्रेकअप हमें पता होना चाहिए, वरना अलग अलग कैलकुलेशन हम कर ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं अलग अलग। पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या क्या होगी, ये 2008-9 से 2023-24 लॉन्ग टर्म, ठीक है। और बिल्डिंग हमने कब बनाई, 2017-18 में। ये भी लॉन्ग टर्म। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखते हैं, तो जो हमने 35 लाख में बेचा उसमें 25 लाख रुपीस और 10 लाख का ब्रेकअप है। एक्सपेंसेस है नहीं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं। तो ये हमने खरीदा था प्लॉट 7 लाख में, 8-9 का इंडेक्स नंबर 137 है, 17,78,102 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 7,21,898। बिल्डिंग हमने 5 लाख की बनाई थी और इसका जो 17-18 का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 272। क्या अमाउंट आया, और कैपिटल गेन 3,60,294। कोई डाउट, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18। मिस्टर एक्स ने बेचा है एक हाउस और ये इनके पास कैपिटल एसेट है, इन्होंने अपने फ्रेंड को बेचा है 1 दिसंबर को 25 लाख में, स्टैम्प ड्यूटी है 45 लाख, और मिस्टर एक्स ने अपील किया जहां पर ये डिसाइड किया गया कि 35 लाख रुपए वैल्यू है, 22 लाख रुपए और बाकी 13 लाख रुपए का ब्रेकअप है।
ठीक है। मिस्टर एक्स ने परचेज कब किया था और कंस्ट्रक्शन कब बनाया था, कितने रुपए में, ये सब कुछ। अब सारी चीजें हमारे पास, सेलिंग प्राइस भी अलग अलग है, कॉस्ट भी अलग अलग है, तो जैसे हमने एग्जांपल किया था वैसे ही इसके लिए भी हम सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग 1/6/2007 to 1st December 23. Full value consideration 22 lakh less index cost of acquisition 5,19,000 into 348 divide by 2007-8 का इंडेक्स नंबर 129 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 7,99,907। बिल्डिंग की बात करते हैं। तो बिल्डिंग है हमारे पास 1, 10, 19। लॉन्ग टर्म फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 13 लाख इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 14 लाख में बनाई थी बिल्डिंग इन्होंने, तो लॉस हो जाएगा इन्हें। तो ₹14 लाख into 348 divided by 1920 289 और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ जाएगा 3,85,830। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपसे कह रहा था सेक्शन 112A, आज हमें इसी में ही पढ़ना है, तो वो आ गया है। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा भी है। इसके पीछे लॉजिक और कॉन्सेप्ट को भी अभी हम समझेंगे। यह है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, सेक्शन 112A with effect from assessment year 2019-20। फाइनेंस एक्ट 2018 में एक नया सेक्शन आया 112A और उन्होंने कहा असेसमेंट ईयर 1920 से ये नया सेक्शन कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या इक्विटी ओरिएंटेड फंड है उस पर टैक्स लगेगा 10% से, अगर कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए इससे पहले क्या रूल था। उससे पहले लिखा था इफ equity shares were sold through the recognized stock exchange on which security transaction were paid was fully exempt, मतलब फ्री था। और अब सेक्शन 112A में बोला टैक्सेबल है, तो जनता का तो विश्वास उठ जाएगा ना गवर्नमेंट से। मान लिया मैंने 50 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे जिसकी कीमत आज 5 करोड़ रुपए, और ये सोच के खरीदे थे जब भी बेचूंगा मेरे को तो टैक्स लगेगा नहीं। आज गवर्नमेंट कहने लगे टैक्स लगेगा, मैं बेचूंगा 5 करोड़ में 4.5 करोड़ पर टैक्स, मैं कहूंगा ये तो गलत बात है।
तो इन्होंने कहा उसका भी हम एक इलाज करते हैं। वो इलाज है 112A में। इन्होंने कहा आज कीमत क्या है, 5 करोड़, आप बेच दो, हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे। अब बाद में अगर आप बेचोगे, मान लिया आज मैंने नहीं बेचा, मैंने बेचा थोड़े समय बाद 5.25 करोड़ में, तो उन्होंने कहा 5.25 करोड़ में बेचा ना, तो हम 25 लाख, जो 5 करोड़ तक तो हमने कहा था टैक्स नहीं लगाएंगे, अब 25 लाख है उस पे ही लगाएंगे। तो इस सेक्शन 112A कहता है आज हम आपसे कह रहे हैं कि हम आप पर टैक्स लगाएंगे, लेकिन आज जो कीमत है शेयर की उस पे नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर लगाएंगे। अब आपको बेचना बेचो, रखना रखो, हमने आपसे कह दिया। आपने शेयर क्यों खरीदे हुए, टैक्स नहीं लगेगा, हम कह रहे हैं नहीं लगा रहे, आज बेच दो। आज नहीं बेचा तो आज के बाद जितनी भी कीमत बढ़ेगी उस पे तो टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, पुरानी बढ़ी हुई वैल्यू पे नहीं देंगे, आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे। ये है 112A। बात समझ में आती है? तो उसके लिए कैसे कैलकुलेशन होगी, क्या लिखा है वो देख लेते हैं। और इन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए से ऊपर का कैपिटल गेन होगा तभी टैक्स लगाएंगे, वो भी 10%। अब आप क्या कर सकते हो, हर साल बेचो शेयर, 1 लाख से कम कैपिटल गेन रखो तो बेचे जाओ, कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आती है बात? 10% कब लगेगा टैक्स, ये कंसेशनल टैक्स रेट है, वरना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% का टैक्स होता है, ये कितना है 10%। ये कब लगेगा, जब इक्विटी शेयर खरीदते और बेचते समय दोनों समय आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट करी हो। जब आप शेयर खरीदा तब भी टैक्स दिया, जब बेचा तब भी, और टैक्स आपको देना ही पड़ता है अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदते हैं या बेचते हैं। लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एप्लीकेबल हुआ था 2004 से, 1/10/2004 से। अब उससे पहले आपने खरीदे तो उस समय तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता ही नहीं था, तो आप कहां से दोगे। तो उससे पहले का था तो ये कंडीशन है, उसके बाद का है मतलब 2004 के बाद है तो ये कंडीशन है, उससे पहले का है कोई दिक्कत ही नहीं। भाई उस समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता ही नहीं था तो कहां से देते आप। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है कि आप कुछ भी खरीदे बेचें, शेयर डिबेंचर, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, लगभग 0.01% होता है, बहुत कम अमाउंट होती है, ज्यादा नहीं। लेकिन करोड़ों रुपए की जो सेल परचेस करते हैं उस पर हैवी अमाउंट गवर्नमेंट को मिल जाती है। ठीक है, इन केस यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, मतलब म्यूचुअल फंड जिसमें इक्विटी शेयर्स है, और ए यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वाज पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट। तो इसमें बेचने पे कंडीशन है, क्योंकि वहां पर क्या म्यूचुअल फंड है, हजारों लाखों शेयर खरीद रहे बेच रहे, खरीद रहे बेच रहे, बहुत सारा है। अब उसमें कहां हिसाब लगाते रहेंगे, तो बेचने पे है कि बेचने पे आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया हो। If such transaction undertaken on a recognized stock exchange in an international financial service center, long-term capital gain would be taxable at a consideration rate where the consideration for transfer is received in foreign currency, even though security transaction tax not paid. अब मान लिया आपने किसी इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचा है, वहां पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स तो लगता नहीं है, इंडिया में लगता है वो तो वो अगर आप फॉरेन करेंसी में जो पैसा आपको मिला डॉलर्स में, वो इंडिया में या किसी और करेंसी में मिला और इंडिया में ले आए, तो वो भी हम इसी पे 10% ही लगाएंगे, उसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि कैसे, मैंने आपसे कहा 50 लाख के शेयर खरीदे, 5 करोड़ की वैल्यू हो गई, तो 5 करोड़ कैसे माफ करेंगे। तो इन्होंने कहा ये ये जो आया 1 फेब 2018 को बजट आया, तब आया ये बात। तो उन्होंने कहा आज है 1 फरवरी 2018,
द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए लिस्टेड इक्विटी शेयर एक्वायर्ड बाय द टैक्स पेयर बिफोर फर्स्ट, ये तभी तो एप्लीकेबल होगा 112 है जब 1 फरवरी 2018 से पहले के शेयर खरीदे हुए आपने, उसके बाद खरीद रहे हो तो फिर क्या है बात की माफी भैया, फिर तो आपको पता है ना टैक्स लगता है, नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा जो लगता है, ये स्पेशल केस है। कब आपने शेयर कब खरीदे? 1 Feb 2018 से पहले। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? इन्होंने कहा हायर ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ, आपने कितने में खरीदे थे? 50 लाख, बेचे कितने? 5 करोड़, तो आपकी कॉस्ट क्या है? और आज बजट आया, कल को इसकी कीमत क्या थी? 5 करोड़। आपने बेचे मान लिया 5 करोड़, इन्होंने कहा लोअर ऑफ द फॉलोइंग, ये क्यों लिखा ये भी अभी मैं समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। तो 5 करोड़, 5 करोड़ 50 लाख हायर, क्या ज्यादा है? 5 करोड़। तो सेलिंग प्राइस कितना आपका? 5 करोड़। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका क्या है? 5 करोड़। इंडेक्सेशन अलाउ नहीं है, अभी अभी हमने पढ़ा था इसमें 112 में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है? फिर क्या टैक्स लगा? नहीं, समझ में आती है बात? अब ये समझते हैं ये लोअर ऑफ द फॉलोइंग क्यों लिखा है। मान लिया ये ना लिखा हो तो क्या दिक्कत आएगी? हमसे ये कहा जाए एक्चुअल कॉस्ट, अगर हमसे कहा जाए एक्चुअल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू जो भी आपकी है 31 जनवरी 2018 को, जो भी ज्यादा है ले लो, तो दिक्कत क्या आएगी? मान लिया ये बेचे आपने 4 करोड़, कितने में? 4 करोड़। खरीदे कितने में से? 50 लाख। बेचे कितने में? 4 करोड़। प्रॉफिट हो गया, लेकिन प्रॉफिट पे टैक्स तो लगाना नहीं है, उन्होंने नील आना चाहिए। लेकिन अगर ये बात नहीं लिखेंगे, ये सब बातें नहीं लिखेंगे, सिंपल ये लिखेंगे कि 31 मार्च की फेयर मार्केट वैल्यू या जो भी ऐसा कुछ लिखेंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 4 करोड़ और कॉस्ट 5 करोड़, तो हम क्या कहेंगे? हमें 1 करोड़ का लॉस हो गया और हम सेट ऑफ करेंगे। उन्होंने कभी ये पूरी जिंदगी का ठेका नहीं ले रखा, आपने 4 करोड़ में बेचा है, 50 लाख में खरीदा था, आपको प्रॉफिट हुआ है और वो प्रॉफिट हम माफ कर रहे हैं। अब हमने ये थोड़ी ना कहा 31 जनवरी को 5 करोड़ है, तुमने बेचा नहीं, 2 साल बाद 1 साल बेचा है, कम हो गया तो हम एक लॉस थोड़ी ना झेलेंगे ना भैया, ये नील आना चाहिए। अब नील कैसे आएगा? ये 4 करोड़ होगा तो ये 4 करोड़ कैसे होगा? इस तरीके से होगा। दोबारा से समझते, इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट लो। हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 50 लाख। हायर लेना है तो, लेकिन ए और बी का हायर, लेकिन पहले बी में लोअर लेना है। फेयर मार्केट वैल्यू 5 करोड़ थी, एक्चुअल सेल जब हमने बेचा 4 करोड़ हुआ। तो अब हमने 31 जनवरी को बेचा तो है नहीं, बेचा हमने जब 4 करोड़ मिला तो 4 करोड़ कॉस्ट मान लेंगे। इन दोनों में से जो भी कम है, कम क्या है? 4 CR। अब 4 CR और 50 लाख में से ज्यादा क्या है? 4 CR। सेलिंग प्राइस 4 CR, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 CR, कैपिटल नील। तो यही तो करना है, समझ में आती है बात? तो इन्होंने कहा हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे अप टू 5 करोड़ की सेलिंग प्राइस। इसे शॉर्ट में कह सकते हो 5 करोड़ तक का सेलिंग प्राइस है तो कैपिटल गेन नील आएगा। 5 करोड़ तक मतलब 5 करोड़ या उससे कम सेलिंग प्राइस है, नील आएगा। अब आपका सेलिंग प्राइस हो गया मान लिया 6 करोड़, तो दोनों में से कम क्या है? सेलिंग प्राइस 6 करोड़,
कॉस्ट 5 करोड़, 1 करोड़ का प्रॉफिट। भैया वो तो देना पड़ेगा ना भैया, हमने कहा था 31 जनवरी को 5 करोड़ है, भेज दो भैया अगर तुमने टैक्स नहीं देना। तुमने नहीं दिया, उस समय बेचे नहीं, इसका मतलब आप टैक्स देने को तैयार हो, इस सेक्शन से आपको कोई दिक्कत नहीं। भाई हमने तो आपसे नहीं कहा ना आप रखो, रखा है तो टैक्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब यहां ये समस्या है कि इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, तो आपके पास एक तरीका ये है, या तो पुराने शेयर बेच दो, दोबारा से खरीद लो, पुराना सारा माफ, नए वाले जो खरीदोगे उस पर इंडेक्सेशन मिल जाएगा आपको। या अगर नहीं बेचना चाहते, इस तरीके से बेचो कि एक साल में 1 लाख रुपए तक का ही कैपिटल गेन है, इस तरीके से बेचो। समझ में आ गया ये। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर शैल मीन हाईएस्ट प्राइस कोटेड ऑन 31 जनवरी। उन्होंने कहा भैया सबसे महंगा रेट देख लो 31 जनवरी का, उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, है ना। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग उस दिन हुई नहीं, तो उससे पिछली डेट जब ट्रेडिंग हुई थी उस दिन का हाईएस्ट प्राइस ले लेंगे, ठीक है। अगर यूनिट्स है लिस्टेड नहीं है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसमें नेट एसेट वैल्यू होती है यूनिट्स में, एक मतलब जो भी हमारे पास असेट्स है उसकी एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। आगे है इसमें, इन केस वेयर द कैपिटल एसेट इज एन इक्विटी शेयर इन ए कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन 31 जनवरी बट लिस्टेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास ऐसी कंपनी के शेयर है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ही नहीं थे, लेकिन 31 जनवरी को लिस्टेड थे नहीं, अब जब बेचने लगे उससे पहले लिस्ट हो गए वो। The cost of unlisted shares are increased by cost inflation index for the year 17-18 shall be deemed to be fair market value। तो हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट होगी उसको इंडेक्सेशन कर दो 17-18 के हिसाब से, वो उस दिन 31 जनवरी की वैल्यू आ जाएगी, एक तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब आपने बेचे अब है, लेकिन इंडेक्सेशन आप 17-18 के हिसाब से ट्रांसफर करके, मतलब देखो आपने 2005-6 में खरीदे 50 लाख के, ये कह रहे हैं कि इंडेक्सेशन करोगे ना, तो 50 लाख इंटू इंडेक्स नंबर कौन से ईयर का 17-18 का, डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर कौन से ईयर का 5-6 का, ये फेयर मार्केट वैल्यू हम मान लेंगे। क्लियर है ये बात भी। सेक्शन 112A कहता है, इफ ऑल ऑफ द अबव मेंशन कंडीशन आर सेटिस्फाइड द टैक्स पेएबल बाय द असेसी, चाहे वो होना कौन सा चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट असेसी को ही ये बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, एचयूएफ हो या इंडिविजुअल हो, उसी के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है और किसी के लिए नहीं है। अप टू 1 लाख नील, एक्सीडिंग 1 लाख 10% वेदर असेसी से कंपनी और नॉन कंपनी, तो यहां पर लिखा है कि 10% है, और अगर एसएससी कंपनी है नॉन कंपनी है कुछ ही है, वो तो सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा 10% के हिसाब से, अगर 1 लाख से ज्यादा है। इन केस ऑफ ओरिजिनल शेयर्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द अमाउंट फॉर विच द एसेट वाज परचेज, बट इफ एसेट वाज परचेज बिफोर 2001, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी द अमाउंट फॉर विच इट वाज परचेज्ड और इट्स फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर, ये तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। ऐसी बोनस शेयर्स के लिए भी यही बात अप्लाई हो जाएगी। एक 111A बहुत पहले से सेक्शन है, ये 112A है, एक 111A पहले से है, वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। वहां पर लिखा है इस पे कंसेशनल टैक्स रेट लगेगा 15%, लेकिन वहां 1 लाख रुपए की छूट नहीं। तो
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो सारी कंडीशन यही है उसमें, लेकिन टैक्स रेट क्या लगता है 15%। ठीक है, और बता रखा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। ओरिजिनल तो जो खरीदा, बोनस शेयर की नील होती है, राइट शेयर के लिए जो आपने पेमेंट करा, राइट अनाउंस करा है, मतलब अभी हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, आपको राइट मिला, आप वो शेयर खरीद सकते हो, आपने वो शेयर नहीं खरीदा, वो राइट बेच दिया, और वो जो पैसा मिलता है राइट बेचने पर वो सेलिंग प्राइस हो गया, फुल वैल्यू कंसिडरेशन, कॉस्ट नील होती है हमेशा सेल ऑफ राइट के केस में, राइट शेयर नहीं, राइट, वो भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, कन्वर्जन हुआ प्रेफरेंस शेयर का इक्विटी में, तो जितने प्रेफरेंस शेयर के बदले में इक्विटी मिले हैं वो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ही इक्विटी शेयर की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या बातें हैं वो समझिए। डिडक्शन नहीं मिलती 112A में से, चाहे कोई सा भी। अब न्यू रिजीम में तो डिडक्शन वैसे नहीं मिलती, ओल्ड रिजीम में है आप जो आपकी बाय डिफॉल्ट रिजीम है उसमें तो वैसे ही आपको डिडक्शन 80C से 80U में नहीं मिलती है 115BAC में, लेकिन जो पुराना हिसाब था उसमें भी आपको नहीं मिलेगा 112A में से डिडक्शन, कभी भी नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके से 112A में से डिडक्शन नहीं मिलेगा। 87A की रिबेट मिलती है ना, अगर डिफॉल्ट है तो अप टू 7 लाख रुपीस की इनकम पे 1,25,000, ओल्ड है तो अप टू 5 लाख की इनकम पर हमें मिलती है कितनी, 12,500। उसमें हम ये देखेंगे कि अगर 112A का टैक्स लग रहा है तो उस पर रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा हमें। तो ये काफी अच्छा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम तसल्ली से आराम से पढ़ रहे हैं इसको, एग्जाम्पल भी आराम से कर रहे हैं। आराम से करिए, बार बार देखिए, बार बार करिए, समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट, अगर आपको समझ में आ जाए तो। एग्जाम्पल नंबर 27, मिस्टर एक्स ने 15 दिसंबर 2017 को खरीदे थे इक्विटी शेयर 10,000 रुपए के, फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी को था 12,000, इन्होंने बेचे 10 मई को 15,000 में, तो कैपिटल गेन क्या होगा। देखिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से कब तक है, 15 दिसंबर से लेकर 10 मई तक, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 15,000 में बेचा इन्होंने, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मैं आपसे कहूंगा पहले आप शुरुआत करें बी वाले पॉइंट से, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 18 कितनी है 12,000, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस 15,000, जो भी कम हो, whichever is lower 12,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था 10,000, जो भी हायर हो, है ना, कितना 12,000, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कितना आ गया, और उसके ऊपर टैक्स तो लगेगा ही नहीं क्योंकि 1 लाख रुपए तक की इनकम पे लगेगा नहीं। समझ में आती है बात। क्वेश्चन नंबर 19 साथ साथ करेंगे तो फायदे में रहेंगे।
मिस्टर ए ने परचेज किए थे 20 जनवरी 2017 को 16,000 के, फेयर मार्केट वैल्यू था 11,000। इन्होंने बेच दिए 26 अप्रैल 2023 को 26,000 में। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा? तो सेक्शन 112A या हम नोट डाल देंगे कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट कर रखी है दोनों टाइम, नहीं तो नॉर्मल कैपिटल गेन है ना। तो लॉन्ग टर्म तो है ही, 1 साल से ज्यादा हो गया। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन्होंने बेचा 26,000 रुपए में। अब लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ए और बी। तो पहले मैं कहता हूँ, हमेशा मेरी आदत है बी निकालो, आसान रहेगा। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 18, तो क्या है फेयर मार्केट वैल्यू? 11,000 और सेलिंग प्राइस 26,000। तो इन दोनों में से जो भी लोअर हो, कितना? 11,000। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 16,000, which average higher 16,000। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000। ठीक है, आगे बढ़े, ये भी क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 20, फुल वैल्यू। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसको, ठीक है। इन्होंने 7,000 में सेल किया है, तो डायरेक्टली लेकर आऊँ। फेयर मार्केट वैल्यू 18,000, सेलिंग प्राइस 7,000, विच एवरेज लोअर 7,000। एक्चुअल कॉस्ट 14,500, विच एवरेज हायर कितना? 14,500। तो मुझे लॉस हो जाएगा कितने का? 75। ठीक है ना, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 28, मिस्टर एक्स ने 100 लिस्टेड शेयर्स खरीदे थे 2009 में, और कंपनी ने राइट इशू बोला 1 के बदले में 1, मतलब जिसके पास एक शेयर है वो एक शेयर और खरीद सकता है। मई 2010 में 100 रुपए का, 100 रुपए की पेडअप वाला प्रीमियम है 700, मतलब 800 में खरीद सकता है। उस समय मार्केट प्राइस था 1000, तो 1000 वाला शेयर 800 में मिल रहा था। मिस्टर एक्स ने खरीद लिए ये शेयर। तो अब इनके पास ओरिजिनल शेयर भी है, राइट शेयर्स भी। मिस्टर एक्स के पास 100 शेयर ओरिजिनल है, 100 शेयर राइट है। इन्होंने 200 के 200 शेयर बेच दिए जुलाई में 1950 रुपए के हिसाब से। फेयर मार्केट वैल्यू 1000 रुपए था। हमें कैपिटल गेन निकालना है, एज्यूम करते हुए कि एसटीटी दोनों समय दिया गया, खरीदते समय भी, बेचते समय। हमेशा याद रखिए, आपको ओरिजिनल और राइट शेयर, बोनस शेयर सबका अलग अलग कैपिटल गेन निकालना है, क्योंकि एक्विजिशन डेट अलग अलग होती है, अमाउंट भी अलग अलग होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सबसे पहले ओरिजिनल शेयर्स की बात करते हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये जो बेचा है 100 शेयर 1950 के हिसाब से बेचा है, 1,95,000 है ना, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज पर सेक्शन 112A। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
500 into 100 50,000. B fair market value on 31st January 18. मार्केट वैल्यू क्या था 1 जनवरी 18 को 31 जनवरी 18 को 1000, तो 1 लाख। और सेलिंग प्राइस 195, इन दोनों में से जो भी कम हो 1 लाख, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो कितना 1 लाख। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया 95,000। कोई डाउट इसमें? अब हम बात करते हैं राइट शेयर्स की। राइट शेयर्स इन्हें मिले मई 2010 में। मई 2010 में तो वहां पर लॉन्ग टर्म ही हो गई। मई 2010 से लेकर जुलाई 24 तक लॉन्ग टर्म हो गए। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इनका भी 195 ही है ना। 1,95,000 में ही बेचे। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्चुअल कॉस्ट कितने में खरीदे थे इन्होंने 800 रुपए के हिसाब से, तो 80,000। और ये तो सेम ही, फेयर मार्केट वैल्यू भी सेम है, सेलिंग प्राइस भी सेम है, तो बी पार्ट में क्या आ जाएगा 1 लाख। जो भी ज्यादा हो, क्या है ज्यादा 1 लाख, तो कैपिटल गेन क्या आएगा। ठीक है, दोनों का 95 आएगा, लेकिन दोनों को अलग अलग ही कैलकुलेट करना है। समझ में आता है? बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल हम इस पे करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 29, मिस्टर एक्स के पास 500 शेयर्स हैं और उसके बाद में 22 जुलाई को इन्हें राइट इशू मिला है 5 के बदले में 1, 20 रुपए के हिसाब से। इन्होंने राइट शेयर खरीदने की बजाय राइट को बेच दिया 13 रुपए के हिसाब से, शेयर नहीं खरीदे। असल में क्या है कि मिस्टर एक्स के पास राइट है कि वो ABC कंपनी में शेयर खरीद सकता है। अब मिस्टर एक्स नहीं खरीदना चाहते हैं, इनके दोस्त हैं या जानकार हैं या अननोन है मिस्टर वाई, वो खरीदना चाहते हैं इस कंपनी के शेयर, लेकिन वो नहीं खरीद सकते क्योंकि ये राइट केवल इक्विटी शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग है उसी के पास है। मिस्टर एक्स ने कहा मैं लिख कर दे देता हूं, ये अलाउड है। मिस्टर एक्स ने कहा जैसे होता है ना, मेरे पास पास है मैच देखने के, मैं नहीं जा रहा, मैंने पास आपको दे दिया, तुम देखो। टिकट 5,000 की है, मैंने कहा तुम देखो 2,000 रुपए दे दो। अब आपको जाना है, या तो 5,000 खर्च करो या 2,000, तो 2,000 आपके लिए फायदेमंद है। तो मिस्टर वाई को खरीदना है, लेकिन वो राइट शेयर नहीं होने की वजह से वो नहीं खरीद सकता। तो हमने कहा कि कंपनी 20 रुपए का शेयर दे रही है, मार्केट में इसकी कीमत 40 रुपए है, तो 40 वाला शेयर तुम्हें 20 में मिलेगा, भैया मुझे 13 रुपए दे दो और ले लो, लेना है तो वाई सोचेगा 13 रुपए से दूंगा, 20 रुपए कंपनी को दूंगा, तब भी 33 का पड़ेगा, मार्केट में 40 का बेच दूंगा बाद में। तो मिस्टर वाई राजी हो गए। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए मिस्टर वाई के लिए कैपिटल गेन निकालो, तो मिस्टर वाई की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, 20 रुपए कंपनी को दिए, 13 रुपए एक्स को दिए।
तो ये तो सिंपल कैपिटल गेन निकलेगा मिस्टर वाई का। कहानी है मिस्टर एक्स ने जो राइट सेल करा 13 रुपए का, उसका क्या होगा? तो 13 रुपए का जो राइट बेचा है, ये भी एक तरीके से सेल जनरेटेड एसेट है। याद करो, सेल जनरेटेड एसेट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट नील, इसमें भी नील, और इसमें हमेशा शॉर्ट टर्म ही कैपिटल गेन निकलेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट नील। बस ये बात करते हुए, ध्यान में रखते हुए कर लेते हैं। मिस्टर एक्स के लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिस्टर वाई के लिए क्या होगी, ये तो मैंने निकाल दी, 33 होगी। और कितने शेयर्स के लिए राइट लिया, 500 के, 5 के बदले में 100 शेयर के लिए, तो 3300 रुपए तो इनकी कॉस्ट हो जाएगी, ये मैंने निकाल कर बता दिया आपको। अब बात करते हैं कितना टैक्सेबल होगा मिस्टर एक्स के लिए, कितना टैक्सेबल होगा। तो मिस्टर एक्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील है, सेल्फ जनरेटेड एसेट है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, इसने 100 राइट बेचे हैं 13 रुपए के हिसाब से, 1300। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील होती है इस केस में, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही हमेशा आएगा। तो ये मैंने राइट भी समझा दिया आपको। ठीक है, ये भी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर एक्स हैं, शेयर होल्डर हैं, 100 शेयर है इनके पास, कंपनी ने राइट इशू किया, इन्होंने राइट बेच दिया, और हमें बताना है एक्स को कितना कैपिटल गेन लगेगा, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, और वाई की क्या कॉस्ट आएगी एग्जाम्पल की तरह। तो इनके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है बताओ, इनको एक के बदले में 1 शेयर का राइट मिला है, इनके पास 1000 शेयर है, 1000 शेयर का राइट 10 रुपए के हिसाब से इन्होंने बेच दिया, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10,000। और यह है मिस्टर एक्स के लिए। मिस्टर वाई के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, एक तो कंपनी को दे रहे हैं ये 10 रुपए वाला शेयर, 50 रुपए प्रीमियम, 60 रुपए कंपनी को दे रहे हैं ये, प्लस ये मिस्टर एक्स को 10 रुपए दे रहे हैं, तो इसका मतलब इनके लिए 1000 शेयर के लिए 70 की कॉस्ट आएगी, 70,000 रुपए। समझ में आता है, जब भी बेचेंगे ये तो 70,000 के हिसाब से निकालेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 30 थोड़ा सा बड़ा है। मिसेस वाई ने 1000 इक्विटी शेयर खरीदे 15 रुपए के हिसाब से 98 में, इन्हें बोनस शेयर मिले अगस्त 2000 में, फिर इन्हें बोनस मिला फेब 2005 में, 1 अप्रैल को फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है, 2024 में इन्होंने सारे शेयर बेच दिए, कैपिटल गेन निकालना है। एज्यूमिंग एक्स लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं दिया गया, तो नॉर्मल कैपिटल गेन सारा निकलेगा। सेकंड, एक्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में बेचे गए हैं और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया गया है, 112A लगेगा। तो दोनों टाइप से करेंगे तो दिमाग की सारी बत्तियां जल जाएंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं कि भैया ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेच रहे हैं, तो नॉर्मल कैपिटल गेन निकलेगा। सेक्शन 112 में टैक्सेबल होगा और नॉर्मल कैपिटल गेन निकलेगा। तो मिसेस एक्स के पास ओरिजिनल शेयर की बात कर ले पहले। ओरिजिनल शेयर्स कितने हैं इनके पास, 1000। खरीदे कब थे, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, 1 जनवरी 98।
बेचे कब है? लॉन्ग टर्म फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में बेचे हैं इन्होंने? 120 रुपए के हिसाब से। तो 1000 इंटू 120 1,20,000 लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स माइनस नहीं करने देते हैं, लेकिन ब्रोकरेज वगैरह तो माइनस करने देंगे। ब्रोकरेज दिया इन्होंने 2%, तो 1,20,000 का 2% 2400, तो 1,17,600 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 2001 से पुराने हैं तो 2001 में फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन है, अगर महंगे हैं तो ले लेंगे। तो 2001 में 25 रुपए के हैं, खरीदे थे 15 के, ब्रोकरेज मिला लो तो भी 15 रुपए 15 पैसे के होंगे, तो ये ठीक है, 25 रुपए ले लेते हैं कॉस्ट। तो 1000 इंटू 25, 25,000 इंटू 348 अपॉन 100 कितना आया? 87,000 या 82,750? 87, ठीक है, 87,000। ये कह रहा था ना मैं कि भैया पूरा पूरा असाइनमेंट चेंज करना पड़ता है सारा का सारा, तो यहाँ पर कुछ गलती रह गई कैलकुलेशन में। 87 लिखा तो ठीक है, ये है ना, गलती क्या हो गई? 82,750 डिवाइड बाय, पता नहीं कुछ मैंने, अच्छा ओरिजिनल जो कॉस्ट थी या इसमें ब्रोकरेज ले ली होगी या कुछ गड़बड़ हुई होगी। चलो 87,000 आया ना। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 30,600। इसमें कोई टेंशन, इन्हें 100 बोनस शेयर मिले और वो कब मिले हैं? अगस्त 2000 में, है ना। तो उसके लिए भी सीधा सीधा सेम ही हिसाब होगा, ठीक है ना। तो बोनस शेयर्स 100, पीरियड ऑफ होल्डिंग अगस्त 2000 टू जनवरी 24, लॉन्ग टर्म फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 100 है ना, तो 12,000 लेस एक्सपेंसेस 240 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 8700, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3060। ये 1000 है, वो 100 है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। 100 इंटू 25 इंटू 348 अपॉन 100, 12,000 इंटू 2%, ठीक है। तो सब कुछ सेम ही तो है। अब और कौन से शेयर्स हैं इन्हें? बोनस शेयर 100 मिले थे, और भी कुछ मिला था ना इन्हें, 1100 बोनस शेयर मिले इन्हें फेब 2005 में। 1100 बोनस शेयर्स फेब 2005। अब जो बोनस शेयर मिले हैं ये 2001 से पहले के तो है नहीं, तो 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन है नहीं, और इसकी कॉस्ट है 0, तो पूरा का पूरा ही कैपिटल गेन हो जाएगा, केवल एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1100 इंटू 120, तो 1,32,000 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, अच्छा एक्सपेंसेस है माइनस एक्सपेंसेस 1,32,000 इंटू 2%,
और कैपिटल गेन कितना आ गया 129,360। ठीक है, और कुछ भी है इनके पास? बस यही है ना? टोटल कर लो 30,600, 3,060 और 129,360। टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्सेबल हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1,63,020। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, जब इन्होंने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स नहीं बेचे। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं कि अगर इन्होंने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स बेचे हैं तो क्या होगा। तो 112A में लगेगा, इंडेक्सेशन लगेगा नहीं, है ना? तो चलिए हम बात करते हैं, इसको कर देते हैं साइड में। इसको हमने कर दिया साइड में, ये तो हो गया। अब हम इसमें चेंजेस बड़े आराम से कर सकते हैं। ये है हमारा बी पार्ट। ओरिजिनल शेयर्स 1000 है, पीरियड ऑफ होल्डिंग यही है, सेलिंग प्राइस यही है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर यही है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो इनकी एक्चुअल कॉस्ट, जो इनकी एक्चुअल कॉस्ट बैठ रही थी वो बैठ रही थी 25 रुपए के हिसाब से, 25,000। बी पार्ट में 31 जनवरी को 18 को फेयर मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 70,000 और सेलिंग प्राइस 120। इन दोनों में से जो भी कम, इन दोनों में से जो भी ज्यादा, तो आएगा 70,000। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया? 1,600 माइनस 70,000, 47,600। बिल्कुल सही जवाब। कोई डाउट इसमें? अब हम बात करते हैं बोनस शेयर्स की, जो 100 बोनस शेयर्स हैं। तो यहाँ पर भी सेम ही तरीके से हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी, सब कुछ यही है। तो 7,000 आ जाएगी और 4760 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है, सही है। अब हम आते हैं लास्ट पर, बोनस शेयर्स पर। बोनस शेयर्स के लिए एक्सपेंसेस 2640 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एक तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो तो नील है, बी पार्ट में फेयर मार्केट वैल्यू, तो फेयर मार्केट वैल्यू है 1100 इंटू 70, 77,000। और फुल वैल्यू कंसिडरेशन 1,00,000
32,000, whichever is less 77,000 and whichever is higher 77,000. So 1,32,000 minus 2640 minus 77,000. 52,360. 52,360 और टोटल हमारा आ जाएगा 1,04,720. तो ये हमारा था कैपिटल गेन. अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच रहे हैं तो नॉर्मल 112A में, और नहीं बेच रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू तो पुराना तरीका. दोनों से हमने क्वेश्चन करा और अच्छे से समझ लिया. ठीक है. एग्जम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ये बिल्कुल हमारा एक नया और अलग टॉपिक है जो हम नेक्स्ट